नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 6 तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की। देखिए, तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की बात तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी करना ताकि हमारा हौसला बढ़ेगा और इसी प्रकार की हम विभिन्न प्रकार की जो वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 6 कक्षा 12 मानव भूगोल तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की। देखिए, हमारे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि हमारा जो वीडियो है ये ज़रूरतमंद लोगों तक जरूर पहुँचे और उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। और साथ ही अगर यहाँ पर हमारा वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, शेयर भी करना है, साथ ही साथ कमेंट भी करना है कि तुम्हें हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलो शुरुआत करते हैं तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं में परिवहन की। देखिए, हम बात कर रहे थे तृतीय क्रियाओं में। तृतीय क्रियाओं में जो परिवहन है ये भी तृतीय क्रिया में ही आता है। तो जो तृतीय क्रियाओं में जो परिवहन है इसकी बात करते हैं। परिवहन होता क्या, देखिए, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने वाले जो साधन होते हैं वही परिवहन के साधन कहलाते हैं। वैसे तो प्राचीन समय में परिवहन के साधनों में जो बैलगाड़ी है या फिर खुद स्वयं मनुष्य भी परिवहन का साधन बन जाता था। जैसे विभिन्न प्रकार के जो वजनी सामान होता था उससे वह अपनी पीठ पर लादता था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता था। आगे चलकर धीरे धीरे बैलगाड़ियों का प्रयोग होने लगा। बैलगाड़ियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने लगे। लेकिन वर्तमान में परिवहन के साधनों की बात करें तो वर्तमान में बस, ट्रैक्टर, ट्रक, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन हो चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं परिवहन के साधन होते क्या है। देखिए, वस्तुओं व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने वाले साधनों को ही परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन के साधनों के द्वारा आज व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बहुत कम समय में पहुंच सकता है। जैसे परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन भी होता है, जल परिवहन भी होता है और वायु परिवहन भी होता है। आजकल तो परिवहन के साधनों में पाइपलाइनों को और शामिल कर लिया गया। पाइपलाइनों के माध्यम से भी जो तेल है या फिर विभिन्न प्रकार के जो द्रवित पेट्रोलियम वगैरह जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। तो परिवहन के साधनों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के अलावा व्यक्ति हो, उन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जाता है। अब परिवहन के साधनों में हम बात करेंगे जाल तंत्र और पहुंच की। देखो, जाल तंत्र और पहुंच का मतलब क्या है कि आज दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए सड़कों का बहुत बड़ा जाल सा बना हुआ है और ये सड़कें आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। जैसे हम बात करें तो राजस्थान से विभिन्न प्रकार की जो सड़कें हैं ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक जुड़ी हुई है या फिर मुंबई तक या फिर विभिन्न प्रकार के राज्यों तक जुड़ी हुई है। तो जो सड़कों को आपस में जोड़ने का कार्य जो करते हैं परिवहन के साधन जिन पर चलते हैं वो क्या है, देखिए, जाल तंत्र और पहुंच। परिवहन के साधनों से विभिन्न प्रकार के स्थान एक दूसरे के साथ जुड़कर जाल तंत्र का निर्माण करते हैं। जाल तंत्र का निर्माण कब होता है? जब परिवहन के विभिन्न प्रकार के जो साधन होते हैं, परिवहन के जो साधन होते हैं वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते और आते हैं। जैसे यहाँ पर कोई परिवहन का साधन है और इधर दूसरे स्थान पर वो परिवहन का साधन गया तो ये एक जाल तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के साधन आपस में मिलकर जाल तंत्रों का निर्माण करते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की सड़कें आपस में मिलकर जाल तंत्रों का निर्माण करती है। देखो आगे, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है उसे योजक कहते हैं। वह प्रत्येक सड़क
जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है उसे योजक कहते हैं। अब नोड क्या होते हैं, देखो नोड का मतलब होता है कोई स्थान। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्थान है जोधपुर और ये जयपुर है, तो ये जो सड़क है ये दोनों नोडों को आपस में जोड़ रही है, अर्थात दो स्थानों को आपस में जोड़ रही है। इस तरह से दो स्थानों को आपस में जोड़ने वाली जो सड़क है उसे ही कहते हैं योजक। बीच का कार्य कर रही है, कहने का मतलब योजक का मतलब क्या होता है, बीच का कार्य करना, बीच का कार्य। तो ये जो दो शहर थे जयपुर और जोधपुर, इनके बीच में जो सड़क बनी हुई है तो वह सड़क इधर से जयपुर को जोड़ती है तो इधर से जोधपुर को जोड़ती है, तो वह सड़क ही क्या कहलाएगी, योजक। अर्थात कह सकते हैं कि दो केंद्रों को आपस में जोड़ने वाली सड़क को ही योजक कहा जाता है। चलो ये हुई बात योजक की। योजक के बाद में हम बात करेंगे परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखो वैसे तो परिवहन को प्रभावित करने वाले बहुत कारक हैं, लेकिन उन सभी कारकों में से हम सबसे जो इंपॉर्टेंट कारक है उन कारकों की बात करते हैं कि परिवहन को प्रभावित करने वाले मुख्य जो ये कारक हैं ये कौन कौन से। देखो परिवहन की मांग, परिवहन की मांग की बात करें तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही परिवहन की मांग ज़्यादा होगी। तो ये परिवहन की मांग जो है ये भी परिवहन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। देखिए जनसंख्या के आकार से प्रभावित, भाई जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी परिवहन की मांग भी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन जनसंख्या है ही नहीं, बहुत कम जहाँ जनसंख्या है वहाँ परिवहन की मांग भी बहुत कम ही होगी। तो परिवहन की मांग क्या होती है, जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, अर्थात जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वहाँ परिवहन की मांग भी ज़्यादा। तो ये परिवहन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था। इसके बाद में अगला कारक है जनसंख्या का आकार। देखिए जनसंख्या के आकार की बात करें तो अधिक जनसंख्या तो अधिक परिवहन की मांग, ज्यादा जनसंख्या जहां होगी वहां परिवहन की मांग भी ज्यादा ही होगी। लेकिन जनसंख्या के आकार को समझने से पहले हम परिवहन की मांग को एक बार फिर से देखिए। क्या है परिवहन की मांग? वर्तमान में जनसंख्या बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ रही है और जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, अतः ज्यादा जनसंख्या होगी तो परिवहन की मांग भी ज्यादा ही होगी, परिवहन के साधनों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो। तो जनसंख्या का आकार जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से आज परिवहन की संख्या भी बढ़ रही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या परिवहन की मांग को प्रभावित कर रही है, क्योंकि लगातार जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी गति से लगातार परिवहन के साधन भी बढ़ रहे हैं ना, तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित है। दूसरा कारक देखिए परिवहन को प्रभावित करने वाला, जनसंख्या का आकार। अधिक जनसंख्या तो अधिक ही परिवहन की मांग, ज्यादा जनसंख्या होगी तो परिवहन की मांग भी ज्यादा ही होगी। आगे देखिए विभिन्न प्रकार की सड़कें, विभिन्न प्रकार की सड़कें भी परिवहन को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि बड़े हाईवे हैं, 6 लेन या 4 लेन जो बड़े हाईवे होते हैं वो होंगे तो वहां पर परिवहन के साधन उतने ही ज्यादा दौड़ेंगे, लेकिन कच्ची सड़कें जहां होगी परिवहन के साधन वहां पर कम जाएंगे ना। तो विभिन्न प्रकार की सड़कें भी परिवहन को प्रभावित करती है। चलो ये हुई बात परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों की। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं पर्यटन की, कि पर्यटन क्या होता है। देखिए मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा ही पर्यटन कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब लोग कहीं स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां घूमते वक्त वो अपना मनोरंजन करते हैं और मनोरंजन करते करते विभिन्न प्रकार की यात्राएं कर लेते हैं ना, तो वही पर्यटन है। और पर्यटक कौन होता है? पर्यटक जो यात्रा करने वाला यात्री होता है वह पर्यटक कहलाता है। और जो जहां पर वो यात्रा कर रहा है मनोरंजन के उद्देश्य से जो यात्रा कर रहा है वह यात्रा उनकी पर्यटन कहलाती है। तो देखते हैं पर्यटन क्या है। मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा, मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा ही पर्यटन कहलाती है। पर्यटन के बाद में हम बात करेंगे पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की, है ना। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं इस पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एक जलवायु, पहला कारक
पर्यटन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो है जलवायु, ये पर्यटन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। कैसे करता है देखो, जैसे मान लीजिए कोई ठंडे क्षेत्र है जहां बहुत तीव्र गति के साथ सर्दी पड़ रही है, तो कई लोग जब छुट्टियां आती है ना किसी चीज की ना, तो कई लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए उष्ण क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। अर्थात ठंडे क्षेत्रों के लोग मनोरंजन करने के लिए कहाँ जाते हैं, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों की ओर जाते हैं। लेकिन जहाँ बहुत तेज गर्मियाँ हैं, जैसे गर्मियों का मौसम है, तो वहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए ठंडे जलवायु वाले प्रदेशों की ओर अग्रसित होते हैं। अर्थात ठंडे क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर वो पर्यटन करने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं। जैसे गर्मियों में लेह मनाली या लद्दाख वगैरह जो बड़े बड़े जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र है, वहाँ लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। वैष्णो माता स्थान है, उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पर घूमने के लिए लोग चले जाते हैं। और ज़्यादातर ग्रीष्म काल में जो लोग घूमने जाते हैं वो वैष्णो माता जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। माउंट आबू चले जाते हैं कई। तो ये जलवायु भी पर्यटन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए इसमें क्या है, जलवायु में ठंडे क्षेत्रों के लोग धूपदार और उष्ण क्षेत्रों के लोग ठंडे क्षेत्रों की ओर भ्रमण करते हैं। बात वही है कि जहाँ सर्दियाँ होती है, सर्दी वाले क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो धूपदार और उष्ण क्षेत्रों की ओर, जबकि ठंडे क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो उष्ण क्षेत्रों की ओर यात्रा करते हैं। तो जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं वे लोग ग्रीष्म क्षेत्रों की ओर यात्रा करते हैं, और जहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं वे लोग ठंडे क्षेत्रों की ओर यात्रा करते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाला अगला कारक है भूदृश्य। देखिए क्या है भूदृश्य, पर्वत, पठार, मैदान, झील वगैरह, ये है पर्वत, झील, वन आदि, ये जो है पर्यटन को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पहाड़ हैं जैसे लेह मनाली है ना, इन क्षेत्रों को देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। अतः पर्वत हो या झील हो, वन हो या फिर विभिन्न प्रकार की जो हमारी धरती पर विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं वो भी पर्यटन को प्रभावित करते हैं। भूदृश्य के बाद में अगला अपना पर्यटन को प्रभावित करने वाला कारक है इतिहास और कला। देखिए क्या है, कई पुरास्थल ऐसे हैं जो दिखने में बड़े सुंदर हैं और लोग उन्हें देखना चाहते हैं। इन पुरास्थलों को देखने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इतिहास कला से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो पुरास्थल है या विभिन्न प्रकार के भवन है वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इतिहास कला और पुरास्थल ये भी पर्यटन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आगे है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। देखिए ऐसे क्षेत्र जो सांस्कृतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वहां पर लोग ज्यादा भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी जो है पर्यटन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये हुई बात पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की। आगे हम बात करेंगे संचार और दूरसंचार की। देखिए संचार क्या है, शब्दों, विचारों और विभिन्न प्रकार के जो सेवाएं हैं इनका संप्रेषण करना। संचार क्या है, संचार की हम बात करें तो संचार से तात्पर्य है शब्दों, विचारों या विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं इनका संप्रेषण करना। इनका क्या करना, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, भेजना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। तो पर्यटन क्या होता है, शब्दों, विचारों या विभिन्न प्रकार की सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। देखते हैं क्या संचार से तात्पर्य, शब्दों, विचारों, सेवाओं आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। आज ये टेक्निकल जो जमाना है इसमें विभिन्न प्रकार के संचार के साधन भी हो गए, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन वगैरह विभिन्न प्रकार के ये संचार के जो साधन हैं इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं या विभिन्न प्रकार के विचार या विभिन्न प्रकार के समाचार जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। देखो संचार के बाद में हम बात करते हैं दूरसंचार की। दूरसंचार क्या है, आज विश्व के विभिन्न प्रकार के देशों में घटने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं की जानकारियां विश्व के विभिन्न कोनों में आसानी के साथ पहुंच जाती है।
किसके माध्यम से पहुंचती हैं? दूरसंचार के माध्यम से, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन या मोबाइल फोन वगैरह विभिन्न प्रकार के इस तरह के उपकरण आते हैं। तो दूरसंचार क्या है? देखिए, विश्व में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी घर बैठे कुछ सेकंडों में ही प्राप्त हो जाती है। किसके माध्यम से? दूरसंचार के माध्यम से। तो ये हुई बात संचार और दूरसंचार की। आगे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हम अगले वीडियो की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन सा चैनल है अपना? स्टडी पॉइंट 1 अर्थात स्टडी पॉइंट फर्स्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जो घंटी का निशान है इसे दबाना ना भूले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों तक, ताकि जरूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी ये वीडियो देख करके जो है अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 मानव भूगोल की, है ना। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।